नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार आवामी और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में आज ही कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले से देश को अवगत कराया। कैबिनेट ने फैसला लिया है, 9 तारीख तक का समय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर ट्रस्ट गठित करने को लेकर, और वो समय पूरा होने से 4 दिन पहले ही केंद्र सरकार ने ट्रस्ट गठित कर दिया है। और इस ट्रस्ट के गठन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संसद के माध्यम से अवगत कराया। सुनाते हैं आपको क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। श्री राम जन्मस्थली पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए और इससे संबंधित अन्य विषयों के लिए एक बृहद योजना तैयार की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। तो स्वायत्त ट्रस्ट जो इस मसले से जुड़े सभी निर्णय लेने को स्वतंत्र होगा, उसके गठन का प्रस्ताव कैबिनेट से पास हुआ है और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को संसद के माध्यम से इससे अवगत कराया। इसी मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रधान संपादक अशोक पांडे जी। अशोक जी, जिस तरह से ये फैसला आया है, क्या कहेंगे इस फैसले पर? इस फैसले को कई तरीके से देखा जा सकता है। एक तो प्रशासनिक मामला है, दूसरा राजनीतिक है और तीसरा पौराणिक और धार्मिक आस्था से जो जुड़ा हुआ है। जी, मैं पहले धार्मिक आस्था की ही बात करता हूं, क्योंकि श्री राम के बारे में पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया को यह पता है कि श्री राम सबके आराध्य रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम के तौर पर राम की पहचान रही है और राम का मंदिर भारत में बने, इस बात को लेकर जो लंबी लड़ाई चली आ रही है, सदियों से जो विवाद चल रहा है, उस विवाद के निपटारे की दिशा में सरकार ने जो सकारात्मक पहल की है और वो भी तय समय सीमा से पहले ही आज जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये पहला मुद्दा है, ये पहली बात है। अब आते हैं हम राजनीतिक और प्रशासनिक बातों की। ये बहुत बुद्धिमत्ता से सरकार ने इन चीज़ों को टैकल करने की कोशिश की है। पहली बात तो यह है कि जो इतने सालों से विवाद चल रहा था, उस विवाद को एक बहुत सकारात्मक दिशा में नरेंद्र मोदी सरकार ले गई। सुप्रीम कोर्ट के हवाले सारी चीज़ों को कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक ही सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात कहकर मोदी सरकार ने इसे टोटली सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक ही तमाम लोगों की शिकायतों की भी सुनवाई की गई। उन शिकायतों के निपटारे के बाद सरकार ने आज ये बड़ा कदम उठाया है। इस कदम का स्वागत जरूर किया जाना चाहिए। बिल्कुल, सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं आई है झारखंड से, वो भी हम अपने दर्शकों को एक बार दिखाते हैं और फिर आगे बातचीत करेंगे। तो इस ट्रस्ट के गठन पर बीजेपी और कांग्रेस की ओर से जो प्रतिक्रिया आई है, वो हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं। भारतवर्ष के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार गठन हो गया है। माननीय न्यायालय के द्वारा यह आदेश था कि 3 माह के अंदर ट्रस्ट का गठन कर मंदिर निर्माण किया जाए, जिसकी पहली सफलता ट्रस्ट का गठन होना। अब जल्द से जल्द राम मंदिर निर्माण होगा
मंदिर निर्माण जल्द से जल्द हो, इसमें करोड़ों हिंदुओं की आस्था लगी थी, वह सपना अब साकार होगा। ट्रस्ट के गठन से झारखंड प्रदेश के 3.25 करोड़ जनता की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए बधाई देते हैं, जिन्होंने देश की हिंदुओं की भावना को समझते हुए मंदिर निर्माण के दिशा में जो मार्ग प्रशस्त किए हैं। इसीलिए झारखंड के समस्त 3.25 करोड़ जनताओं की तरफ से लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई इसके लिए। आदेश से दिया गया था कि वहाँ पर मंदिर का निर्माण होना है और मंदिर निर्माण के लिए एक बोर्ड का गठन करना था। इसी चीज़ को आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने आज पार्लियामेंट में इसको गठन किया है। अगर भाजपा ये बोलती है कि मंदिर मैं बनवा दिया हूँ, तो हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट तो मंदिर बनवाने का काम अब शुरू होगा। किसी ने जो रोड़े थे उन रोड़ों को हटकाया है। अब देखना होगा कि क्या कुछ है, इस पर आगे आने वाले समय में चर्चा चलती है। फिलहाल बीते कई दशकों से इस मुद्दे को लेकर विवाद चलता रहा था और अब विवाद का संभवतः निपटारा हो गया है। अशोक जी का एक बार फिर रुख करेंगे। अशोक जी, न सिर्फ 67 एकड़ के करीब अधिग्रहित केंद्र सरकार की जमीन को ट्रस्ट को देने का फैसला लिया गया है, बल्कि साथ ही साथ योगी सरकार ने भी 5 एकड़ भूमि का आवंटन कैबिनेट से पारित करा लिया है। यानी कि दोनों मसलों पर एक साथ फैसला लिया गया ताकि विवाद की कोई गुंजाइश ही न रहे। इस मसले पर अब और कोई विवाद नहीं चाहती है सरकार, या फिर साफ तौर पे कहें बीजेपी। ऐसा है दीपक कि मुझे 1989 की वो घटना याद आती है। एक्चुअली राम बहुत से राजनीतिक दलों के लिए खेवनहार रहे हैं। भारत की राजनीति की ये सबसे बड़ी विडंबना है कि राम को राजनीति का खेवनहार बनाया गया। मुझे 89 की वो घटना याद आती है जब विश्व हिंदू परिषद ने रामशिला पूजन का आयोजन किया था। जिस वक्त विष्णु हरि डालमिया हुआ करते थे, अशोक जी सिंघल हुआ करते थे, और इनके नेतृत्व में विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि न्यास का गठन किया था। और उस न्यास के तहत ही शिला पूजन का आयोजन हुआ। शिला पूजन के तुरंत बाद 89 के बाद भी ये राम की जो बातें थी, मैंने राम की जो हवा एक खड़ी करने की बात थी, उस हवा को खड़ी करने के बावजूद जब लगा लोगों को कि हाँ ठीक है कि लोगों में उज्जीवित कर दिया गया राम को, लेकिन उसका राजनीतिक फायदा नहीं मिल रहा है, तो मुझे आपको भी याद होगा कि तब आडवाणी जी ने रथ यात्रा शुरू की थी। और आडवाणी की वो रथ यात्रा ही थी जिसने भाजपा को इस मुकाम तक ला के खड़ा किया है, यहाँ तक पहुँची है भाजपा। जाहिर है कि राम सबके साथ हैं, लेकिन ये एक चीज अभी अजीब देखने को मिल रही है कि दिल्ली में चुनाव चल रहा है। दिल्ली में बहुत सामने ही चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, और वहां बहुत कड़ी टक्कर मिल रही है। जैसा खबरें आ रही हैं, बड़ी कड़ी टक्कर मिल रही है भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से, केजरीवाल से। क्योंकि केजरीवाल जी ने हाल के दिनों में गरीबों के लिए कई योजनाएं लागू की हैं, महिलाओं के लिए कई योजनाएं लागू हुई हैं। इन योजनाओं का बहुत सीधा असर देखा जा रहा है जनता पर, तो ये लाजिमी है। दूसरी बात यह है कि CAA माने नागरिकता संशोधन अधिनियम जो लागू हुआ है वो उस पर, और NRC, इन दोनों मुद्दों को लेकर शाहीन बाग में जो कुछ हो रहा है पिछले कई दिनों से, उस विवाद पर भी एक धार्मिक ध्रुवीकरण हो रखा है ऑलरेडी दिल्ली में। तीसरी बात, जामिया मिलिया का जो माहौल है, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में जिस तरह की लगातार जो गोलीकांड की घटनाएं जो देखी गई हैं, इन तमाम चीज़ों से ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली की आबोहवा धार्मिक ध्रुवीकरण की ओर बढ़ रही है। और वैसे में इस ट्रस्ट का ऐलान धार्मिक ध्रुवीकरण के बीच इस तरह से राम जन्मभूमि ट्रस्ट के गठन की बात,
ये जाहिर है कि कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया हो। सरकार अगर नहीं भी विपक्ष चाहती, की दलील यही भी है, विपक्ष इसका खुलकर विरोध भी नहीं कर सकती है क्योंकि एक बड़े जनसमूह की भावना से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, तो ये समय पर सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन अशोक जी, 9 तारीख तक तो डेडलाइन कोर्ट ने दिया था, और पहले भी जितने डेडलाइन है, नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल की भी बात कर लें तो जितने भी कोर्ट द्वारा जो डेडलाइन दिए गए हैं, उन डेडलाइन को मोदी सरकार ने एक भी मिस नहीं किया है। तो जब 9 तारीख से पहले आना ही था तो आज आ गया। नहीं, वो एक कहावत है अपने यहाँ, हारे को हरिनाम। तो दिख ये रहा है कि केजरीवाल के समक्ष सच्चाई यही है, क्योंकि भाजपा लगातार हारती जा रही है। अभी देखा गया, अब हाल के एक के बाद एक राज्य लगातार हार रही है जी। मध्य प्रदेश गया, राजस्थान गया, छत्तीसगढ़ गया, अभी अभी देख के आए वहां से महाराष्ट्र जीता, मतलब जो जहां जीत के आए थे वो भी चला गया। तो उसमें अभी जो रिसेंटली जो ट्रेंड दिख रहा है, झारखंड, अभी झारखंड चला गया। तो इसको कहते हैं हारे को हरिनाम। भाजपा लगातार जिस तरह से गिरावट की ओर जा रही है, सत्ता खोती जा रही है, कई बड़े राज्यों से सत्ता चली गई। अब चूंकि दिल्ली केंद्र में है, वहां मनोज तिवारी को दायित्व दिया गया है। मनोज तिवारी भोजपुरी के जाने पहचाने चेहरे हैं, लेकिन मनोज तिवारी के नेतृत्व में सचमुच भाजपा वहां कुछ कर पाएगी? क्योंकि मदन लाल खुराना के बाद भाजपा में ऐसा कोई चेहरा अभी तक नहीं उभर के आया दिल्ली के लिए जो सर्वग्राह्य हो या जिसको सब लोग मानते हों। ऐसी दिशा में भाजपा कहीं ना कहीं इस मामले में बहुत ढुलमुल नीति ले रही थी। उसको लग रहा था कि शायद कहीं पल्ला यहाँ भी पासा पलट न जाए, क्योंकि इसके बाद भी, दिल्ली के बाद भी देखेंगे आप, इसी साल बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, और हर जगह लड़ाई अब टफ होती जाएगी, लड़ाई कठिन होती जाएगी। उस कठिनाई को दुरुस्त करने के लिए ही लगता है कहीं ना कहीं राम का सहारा लिया गया। दीपक, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, एक प्रचलित गाने की ये पंक्ति है। बहरहाल कुछ करीब 10 मिनट के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के माध्यम से देश को ट्रस्ट के गठन के कैबिनेट के फैसले से अवगत कराया, तो उसमें काफी कुछ उन्होंने कहा है। हम कुछ हिस्से आपको और सुनाते हैं। प्रधानमंत्री ने इस जानकारी से जब देश को अवगत कराया तो और क्या कुछ कहा। देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक विषय पर जानकारी देने के लिए विशेष तौर पर उपस्थित हूं। ये विषय करोड़ों देशवासियों की तरह ही मेरे हृदय के भी करीब है, और इस पर बात करना मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूं। ये विषय श्री राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है। ये विषय है अयोध्या में श्री राम जन्मस्थली पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण से जुड़ा हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आज इस सदन को, पूरे देश को ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आज सुबह केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मेरी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार श्री राम जन्मस्थली पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए और इससे संबंधित अन्य विषयों के लिए एक बृहद योजना तैयार की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है।
ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। तो विशेष तौर पर उपस्थित हुआ हूं, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कैबिनेट ने आज सुबह जो फैसला लिया है उस जानकारी से अवगत कराने के लिए करोड़ों देशवासियों की आस्था, देश के इतिहास से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय प्रधानमंत्री ने इसे बताया। एक बार फिर अशोक जी के पास चलेंगे। अशोक जी, जिस तरह से ये जानकारी देश के साथ साझा की गई, ट्रस्ट के बारे में अभी पूरी जानकारी तो नहीं आई है, लेकिन अमित शाह के एक ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि 15 सदस्यीय जो ट्रस्ट का बोर्ड होगा उसमें से एक सदस्य अनिवार्य रूप से हमेशा, जब भी ट्रस्ट में कोई भी सदस्य हो, एक सदस्य दलित समुदाय का रहेगा और इसे एक सामाजिक सौहार्द की भावना को मजबूत करने वाला कदम अमित शाह बता रहे हैं। तो कैसे देखते हैं इसे? ट्रस्ट का जो स्वरूप होगा, हालांकि अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक सदस्य दलित होना अनिवार्य रहेगा। दीपक, मैं इसके दो पहलुओं पर, समय बहुत कम है, मैं इसके दो पहलुओं पर बात करूंगा। पहली बात आपने जो कही कि इन 15 सदस्यों में एक सदस्य स्थायी रूप से दलित समुदाय का होगा, इसे भी एक चुनावी हथकंडे के तौर पर लिया जा सकता है। अथवा अगर आप पूरी तरह विशुद्ध, चूंकि राजनीति में विशुद्ध पौराणिक कुछ होता नहीं है जी, इसलिए विशुद्ध पौराणिक या विशुद्ध आध्यात्मिक बात हो ही नहीं सकती है। तो राजनीति का तकाजा यही है कि दलितों के साथ, माने सवर्णों, चूंकि भाजपा को दलितों, सवर्णों और बनियों की पार्टी कहा जाता रहा है और ये देखा जा रहा है पिछले कई सालों से भाजपा अपनी इस छवि को मिटाने की कोशिश कर रही है कि हम केवल ब्राह्मणों और बनियों की पार्टी नहीं है, हम सबके साथ हैं। दलितों पर कई जगह अत्याचार भी हुए, उनके साथ मारपीट भी की गई और ये भी एक अजीब घटना कही जाएगी कि दलितों के साथ मारपीट करने वाले तमाम सवर्णों में ही लोग थे। लिहाजा एक संकेत दिया गया इस ट्रस्ट के गठन के माध्यम से कि दलितों को भी हम उतना ही सम्मान करते हैं जितना देश के आम जन को। ये भाजपा के दृष्टिकोण से एक बहुत अहम फैसला है, बहुत बड़ी बात है। अब ये फैसला अगर आम होता तो ठीक था, लेकिन स्पष्ट तौर पर इसका उल्लेख किया जाना गृह मंत्री द्वारा, ये इसका कुछ और मतलब निकलता है। इसका पॉलिटिकल मतलब यही निकलता है। और दूसरी बात यह है कि राम के अस्तित्व पर जो लोग सवाल खड़ा करके राजनीति करते थे, मैं किसी दल की बात नहीं कर रहा हूं जी, अब तक जो लोग राम को काल्पनिक चरित्र मानते थे, अब तक राम को सिर्फ कथा का एक नायक माना जाता था, उनके गाल पर सुप्रीम कोर्ट ने तो तमाचा जड़ ही दिया था। आज भारत सरकार ने भी उन्हें उनकी औकात समझा दी कि सचमुच राम पूज्य हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, भारत की मिट्टी से उनकी पहचान होती है। यह बहुत अच्छी बात है कि भारत सरकार, कोई दल नहीं, भारत सरकार इस दिशा में अग्रसर हुई है और इसका स्वागत हर वर्ग के लोगों को करना चाहिए। बिल्कुल, हर वर्ग के लोग कर भी रहे हैं। अब तक ऐसी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है जो अमर्यादित हो या फिर राजनीतिक दृष्टिकोण से दी गई प्रतिक्रिया हो। अशोक जी, संभावना है कि जो अब तक कोर्ट की प्रक्रिया के दौरान रोड़े अटकाए गए, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि राम के अस्तित्व को झुठलाने का प्रयास किया गया इस पूरी कानूनी कार्रवाई के दौरान, तो अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अब सब लोग समझ गए हैं कि जो भी 3-5 इस कानूनी प्रक्रिया के दौरान कर सकते थे वो कर चुके हैं, अब कोई पैतरा नहीं चलेगा राम के नाम पर। अरे भाई दीपक, ये तो बहुत साफ सी बात है। ये मतलब ये इससे गई गुजरी कोई बात ही नहीं हो सकती है कि इंडोनेशिया जैसा देश जो पूरी तरह मुस्लिम कंट्री है, वहां रामलीला होती है, राम की पूजा होती है, अयोध्या नाम से वहां नगरी बसाई गई है। तो चूंकि तब हमारा जो भारत का जो भारतीय मतलब भारतवंशियों का जो कुनबा था वो काफी विस्तृत था किसी जमाने में जी। ये इस बात का संकेत देता है कि भारतवंशियों का कुनबा कहां कहां तक फैला था
और किसी के भी मन में इस बात को लेकर कहीं कोई शिकायत नहीं थी, कोई गुंजाइश नहीं थी कि राम हमारे आदर्श नहीं हैं। लेकिन ये राजनीति भी अजीब चीज है। नरेंद्र मोदी के वक्तव्य में इसका भी जिक्र आया। उन्होंने ये जानकारी देने के बाद ये भी कहा कि वसुधैव कुटुंबकम वाला हमारा विचार है, सब हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, ये एक ही वट वृक्ष के सभी लोग हैं। लेकिन उस पर कुछ प्रतिक्रिया आई है, खासतौर पे पश्चिम बंगाल के सांसद हैं, उनकी प्रतिक्रिया आई है कि 1 अप्रैल नहीं है, जो एक ही परिवार के सदस्य वाली बात पर तो कुछ न कुछ अपना मौका तलाश कर अपने राजनीतिक पक्षकारों को संतुष्ट करने की कोशिश हो रही है, लेकिन सीधा हमला कोई नहीं कर रहा है। नहीं, सीधा हमला कोई करेगा भी नहीं, क्योंकि सीधा हमले की गुंजाइश अब नहीं रही, क्योंकि जब तक ये मामला सियासी था, जब तक राजनीतिक मुद्दा था, तब तक श्री राम पर तरह तरह की चर्चा होती रही है, लोग सीधे हमला भी करते रहे हैं। लेकिन चूंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजों को, सारी दलीलों को सुनने के बाद सारी अटकलों को विराम देते हुए, सारे तथ्यों को दरकिनार करते हुए अपना एक फैसला दे दिया है, और चूंकि भारत में संविधान के कस्टोडियन के तौर पे सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है, और सुप्रीम कोर्ट ने ही देश की चूंकि शीर्ष अदालत है, और शीर्षतम अदालत ने जब यह कह दिया कि नहीं, श्री राम थे और राम की जो जन्मभूमि है वहीं उनका मंदिर बनाया जाना चाहिए, उसके बाद अब अगर कोई उस पर कोई टिप्पणी करता है कोई राजनीतिक दल, तो जनता में गलत संकेत जाएगा और हो सकता है उस पर कानूनी प्रक्रिया भी शुरू हो जाए। इसलिए इससे लोग बचेंगे। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि अब कोई टीका टिप्पणी नहीं होगी, अब सिर्फ राम मंदिर निर्माण में लोगों का सहयोग देखने को मिलेगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत तौर पर अपील कर चुके हैं। और हर व्यक्ति ये जरूर चाहेगा कि राम के नाम के साथ उनका भी कोई योगदान जुड़े, और ये मौका मिला है, अब ट्रस्ट फैसला लेगा कब ये मंदिर निर्माण का शुभ मुहूर्त तय किया जाए। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद अशोक पांडे जी अपना वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।